बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है। हमें मुल्क की खुशहाली के लिए मिल बैठ कर फैसले करना होंगे। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया, कई बातों पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला की जानिब से PTI के एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको डॉक्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है। आज के इजलास को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आज का इजलास एक तो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक बयान सामने आया है और दूसरा जो है वो ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आज की जो खबर है और जो हर जगह वो ज़ेर बहस है और उस पर काफ़ी दिनों से बात चल भी रही थी और ये अच्छा भी है कि एक मुज़ाकरात का अमल जो है वो बज़ाहिर ज़ाहिर है इस अरेंजमेंट में, चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उनके ज़ुमा के दरमियान, उनके अकाबरीन जो हैं उनके दरमियान और साथ ही तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान मुज़ाकराती अमल का आज हमारे सामने बात आई है। लेकिन यकीनन ये जो भी शख्सियात होंगी, और मैंने ये पहले भी आपसे कहा कि खुद इसमें ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इसमें जो है वो मुज़ाकरात करें अली अमीन गंडापुर साहब से, और बाकी ज़ाहिर वज़ीर आला हैं वो, उनकी भी एक सियासत से हटके एक उनकी इस वक्त हुकूमती पोजीशन भी है, उनकी वज़ीर आला हैं वो। ये भी मुमकिन है कि उनके साथ जो है वो एक कोई ओहदेदार हों दूसरे पार्लियामेंट के, ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट से बाहर के कोई ओहदेदार हों। तो ये मुज़ाकराती टीम एक तश्कील दी जा सकती है। शहबाज शरीफ खुद हो सकते हैं, उनके साथ अयाज सादिक साहब हो सकते हैं, या कोई भी और शख्सियत हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई इत्तेहादी उनके साथ आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई शख्सियत हो उनके साथ। तो ये मुज़ाकराती अमल जो है ये इसका ज़ाहिर है कि जब ये खबरें बाहर आती हैं और जब भी ये बातें मीडिया में या कहीं और कही जाती हैं तो उससे पहले एक ग्राउंड वर्क उसका मुकम्मल हो चुका होता है और उसकी एक बुनियाद डाली जा चुकी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मुल्क, एक मुल्क के सरबराह दूसरे मुल्क का दौरा करते हैं तो उससे पहले जो टीम्स हैं वो उसका काम सारा करके तैयार करके बैठी होती हैं। तो जो भी मुज़ाकरात का इस मरहले पे बात हुई है बड़ी खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। और मुल्क में जो आज एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ है उसमें भी ये बात की गई सामने कि भाई माशी इस्तेहकाम कैसे, ये जुमला मुझे पता नहीं क्यों ये खुशफहमी है कि मेरा ये प्रोग्राम कभी कभी कुछ लोग सुन लेते हैं। ये मुझे खुशफहमी है और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, हालांकि इसको कोई नहीं सुनता, ये भी मुझे पता है, लेकिन खुशफहमी में कोई जो है वो कोई गलत बात भी नहीं है कि आदमी खुशफहमी हो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये जो जुमला है ना कि माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बगैर, और सियासी इस्तेहकाम जो है उसके लिए वो होगा तो आपकी खारजा पॉलिसी ठीक होगी और आपकी सिक्योरिटी के मामला ठीक होंगे और आपकी मईशत ठीक होगी, और साथ मईशत उस वक्त ठीक होगी जब अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाली चीज को भी जरा परे भी रखें थोड़ी देर, क्योंकि फौरी तौर पे तो ये है कि इंतशार ना हो और उसमें इंसानी जाने ना जाएं। और उसमें ये जो एक कंटेनर, ये तो मैंने पहले भी वाकया सुनाया कि मुझसे किसी ने पूछा कि इस्लामाबाद के पास को बंदरगाह जो है इतने कंटेनर रख देते हैं आप। तो बात यह है सारी कि ये तो लोगों का नुकसान, तोड़ फोड़, पुलिस वाले, उधर से सियासी कारकुन, गोलियां, ये बिल्कुल इस वक्त अगर कोई वाहिद चीज जो हमारे लिए जहर कातिल है तो वो ये है कि ये इंतशार बढ़े। तो इस वक्त जो है वो दोनों अपनी अपनी तरफ से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, और उसमें यकीनन जो हुकूमत तो मतलब हुकूमती शख्सियात हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल वो बात जो है वो सियासी अंदाज में ही होगी आगे, और सियासी अंदाज में ही होनी चाहिए। होगी या हो चुकी है या हो रही है या जो भी आगे मामला चलने, मुल्क के लिए अच्छा, मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। असल बात ये कशीदगी और ये सारे तनाज़ात अदालतों को भी, तो इसमें भी कोई मुज़ाहिरा नहीं है। खासतौर पर वो शख्सियात जो कि जिन्होंने रौला नहीं डालना, मैच्योर पॉलिटिशियंस मौजूद है दोनों जमातों में, सारी जमातों में मैच्योर पॉलिटिशियंस बिल्कुल बहुत, मैं तो नाम लेता हूँ, मैं इवन राना सनाउल्लाह साहब को हक नहीं समझता, उनको कई लोग हक समझते हैं कि वो बड़ा सख्त गिर, वो ऐसा नहीं है। वो राना सनाउल्लाह साहब ज़ाती जिंदगी में बड़े पोलाइट से, बड़े नरम मिजाज के सियासी कारकुन है। तो वो जो है ना, ऐसे लोग दरमियान में आए तो वो उससे मामला ठीक हो सकता है।
और वहां से उमर अयूब साहब हैं, गंडापुर साहब, जो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, शख्सियात हैं, जो भी वो नॉमिनेट करें वहां से। तो ये अच्छा है कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। बैरिस्टर गौहर हैं, जो भी हों, जो भी, मैं कहता हूँ जो भी, लेकिन ये बातचीत बढ़नी चाहिए। असल इसमें फिर ये है कि इसके नतीजे में वो फिर अरेंजमेंट जो है, जो तहरीरी मुआहदा जो ऑलरेडी टूट चुका है, फट चुका है, गर्क हो चुका है बहरा अरब के अंदर, जो कि इस अरेंजमेंट को तरतीब देते वक्त तय पाया था, और वो उसमें जो है वो कभी बिलावल की बात करते हैं, कोई कुछ करता है, कुछ कुछ करता है, कुछ भी नहीं, मुल्क पूरा रुका हुआ है, सारी चीजें रुकी हुई हैं। आगे चलाने के लिए इसको तेजी के साथ, वो कहते हैं तेज स्पीड के साथ, ये जरूरी है कि ये मुज़ाकरात हों कामयाब, और उसके नतीजे में किसी की ना इसमें फतह होगी, ना किसी में इसमें सब, ना किसी की हार होगी, ये विन विन, ये सबके लिए इसमें जीत होगी, तो मुल्क आगे जाएगा तो सबकी जीत होगी। तो हमारी तो ये दुआ है कि ये बात आगे बढ़े, जिसकी आज हमने जो है वो उसकी इब्तिदा हुई है। और उसमें जो है अब कई लोगों का तो दाना पानी लगा होता है ना इससे कि फसाद रहे, लेकिन हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। हमें इस वक्त स्टेबल होने की जरूरत है, इकोनॉमिकली भी और फॉरेन पॉलिसी भी, और बाकी सारे मामला। तो मैं उस अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता दोबारा। मैं चाहता हूँ जरा ये तेज तर होते वाकयात जो हैं पिछले 24 घंटों के। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि G20 समिट का इख्तिताम हुआ, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ये उनकी आखिरी समिट थी, जाहिर है बतौर सदर, जो उन्होंने अटेंड की, ब्राजील में उन्होंने अटेंड की। और ब्राजील जो है वो, ये ध्यान में रखें कि G20 का भी हिस्सा है, और ब्रिक्स का भी ब्राजील से शुरू होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब सा इख्तिताम, इसका बड़ा अजीब सा हुआ। एक तो ये कि इसका जो एलामिया है, वो एलामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें रशिया की मजम्मत नहीं है, उसमें यह कि जंगें खत्म होनी चाहिए, यूक्रेन की अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, दुनिया में दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन और यूक्रेन की, और ये गजा की जाहिरियत, और ये और वो सारा वो, लेकिन उसमें रूस की मजम्मत नहीं है, किसी किस्म की मजम्मत नहीं है उसमें रूस की। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि G20 समिट के आखिर में बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया, बड़ा, जो मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ बात, बड़ा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। वो ये पेश आया कि जब तस्वीर उतरनी थी सारे रहनुमाओं की, तो वहां पे सारे रहनुमा इकट्ठे हुए। अब उसमें जो है वो शी जिनपिंग भी हैं, तो जनाब उसमें उर्दुगन भी खड़े हैं, तो वहां पे जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खड़े हैं, और सारे लोग खड़े हुए हैं। तस्वीर उतर गई, और उस तस्वीर उतरने के बाद जो है वो, यानी सारे मेहमान एक तरफ से आ रहे थे रेड कारपेट पे, तो दूसरी तरफ से जो एक साहब आ रहे थे वो लेट हो गए, उनके बगैर वो ग्रुप फोटो उतर गई। और उस ग्रुप फोटो में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, सॉरी प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन उस तस्वीर में है ही नहीं जो G20 की तस्वीर उतरी। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि, यानी आप तस्वुर करें कि G20 का इजलास हो रहा हो, सारी दुनिया के मुल्क खड़े हो, और उनको ये याद ही ना रहे कि यार एक मिनट, दो चार मिनट में चेक कर लो ये बाइडेन कहाँ रह गए यार, उनके साथ, उनका तो दरमियान में खड़ा होना जरूरी है। तो बाइडेन साहब उस तस्वीर में है ही नहीं। अच्छा, अब बाइडेन साहब जो हैं, उनके साथ क्या किस्सा हुआ कि बाइडेन साहब जो हैं वो चहलकदमी करते हुए, वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, उनके साथ, और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, वो दूसरी तरफ से कहीं इधर उधर से बाग में टहलते टहलते आ रहे थे। तो वो जब पहुंचे वो तस्वीर उतरवाने, तो इतनी देर में यहां से लोग जा चुके थे। अब अगर हम बड़ी स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखा सकें। अच्छा, अब ये हुआ कि वो सारे लोग जा चुके थे, और उसके बाद ये हुआ कि फिर इन तीन लोगों ने, यानी उसमें बाइडेन और जो जस्टिन ट्रूडो हैं, और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उन तीन ने अपनी तस्वीर अलग उतरवाई। अच्छा, तो ये जो है, ये एक बड़ा अजीब सा वहां पे एक सूरत हाल डेवलप हो गई कि वो तीन लोगों की अलग तस्वीर उतरी, और बाकी जो G20 के लोग थे वो अलग चले गए। तो एक G20 की कंबाइंड तस्वीर ही नहीं उतर सकी। और उसमें जाहिर है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं तो बाइडेन के साथ हूं, बाइडेन के बगैर तस्वीर कैसे उतरेगी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं तो बाइडेन के साथ हूं, इनके बगैर उतर गई तस्वीर। शी जिनपिंग के साथ सबने खड़े होकर तस्वीर उतरवाई। इधर जर्मन चांसलर खड़े हैं, इधर मैक्रोन खड़े हैं, इधर ब्रिटेन के खड़े हैं, इधर वो सारों ने शी जिनपिंग के साथ अपना कंधा मिला के और तस्वीर उतरवाई और गायब। अच्छा, एक तो ये किस्सा हुआ।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। यूएस प्रेसिडेंट के बगैर तस्वीर उतर जाए G20 की, एक तो ये, दूसरा ये कि एलामिया में जिक्र ही नहीं है, रशिया की मजम्मत नहीं है। तीसरी जो इसमें सबसे अहम मीटिंग हुई है मेरा ख्याल है वो, जैसे मैंने कल कहा था कि शी जिनपिंग और जो बरतानवी वजीर आजम है स्टरमार की मुलाकात को मैंने कहा था सबसे मुलाकात हुई, तो आज जो मुलाकात, जो आखिरी दिन जो मुलाकात सबसे अहम, मेरा ख्याल में सबसे अहम मुलाकात हुई है, वो मुलाकात हुई है जर्मन चांसलर और शी जिनपिंग। अच्छा, जर्मन चांसलर जो है वो ऑल शॉल्स और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल शॉल्स हैं उन्होंने चंद रोज पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बराह रास्त बात की थी, और प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी बात हुई थी, और नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस, जाहिर है जर्मनी की एक पुरानी हिस्ट्री है रशिया के साथ, वो मैं बार बार बताता रहता हूं कि आप हिस्ट्री को अगर भूलेंगे, मतलब जर्मन रशिया के बगैर ये यूरोप की जो कहानी है ये मुकम्मल नहीं होती। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो जाहिर है हिटलर, और उसके बाद जर्मनी में ही बर्लिन वॉल, जर्मनी बर्लिन के ही 4 हिस्से, और जर्मनी का ही डिवीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर जर्मनी की ही रशिया के साथ ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। तो जर्मन चांसलर जो कि ब्लास्ट हो गया था, वो उसकी भी तहकीकात हुई है जो भी, लेकिन यह है कि जर्मन चांसलर की जो मुलाकात थी शी जिनपिंग के साथ, अब पुतिन नहीं है, शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात बड़ी जबरदस्त हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई और तवील मुलाकात हुई, और उसमें जर्मन और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर बात हुई। अच्छा, यूरोप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूं, यूरोप इमर्ज हो रहा है। यूरोप में से कई मुल्क जो हैं वो अब अपने आप को अपनी पावर के साथ आगे आके डायरेक्टली, यानी ईयू जो है अब वो चाइना से बात नहीं कर रहा, ईयू या नेटो या ये जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, यूरोप में कई, यानी मैक्रो अलग बात कर रहे हैं, ब्रिटेन अलग बात कर रहा है, शी जिनपिंग और बाइडेन की अलग मुलाकात हुई, और उस जो मीटिंग हुई थी, ये जो पेरू में मीटिंग हुई थी, मैं अभी उस पर दोबारा जाता हूँ, उस पर मैं बात करता हूँ कि बाइडेन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है उसमें शी जिनपिंग ने मैसेज कन्वे किया है ट्रंप को कि रेड लाइंस क्रॉस मत करना, अपनी टीम्स में हॉक्स को तो ला रहे हो, चाइना हॉक्स को, लेकिन रेड लाइंस जो हैं वो जहन में रखना, ताइवान और बाकी सारी बातें उनको जहन में रखना। और दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि देखें, जो ये है ना, जो इससे पहले जो APEC का इजलास हुआ था पेरू में, तो पेरू में जो है वो ये जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका जिसको हम साउथ अमेरिका भी कह दें या लैटिन अमेरिका कह दें या कैरिबियन कहें इसको, तो यहाँ के 33 मुल्कों में से 33 मुल्क हैं यहाँ पे, 33 मुल्कों में से 21 मुल्क जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। 21 मुल्क, यानी सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं जो हिस्सा नहीं है, और उनमें ब्राजील वगैरह है जहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है लैटिन अमेरिका में चाइना की, और उसमें से जो 66 बिलियन है वो तो सिर्फ ब्राजील में है। और ये आप ध्यान में रखें कि ये जो पेरू में वो गए हैं, तो उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी पोर्ट, एक बंदरगाह का इफ्तिताह किया है, और ये जो बंदरगाह है ये पेरू में उन्होंने इफ्तिताह किया इस बंदरगाह का, और ये जो बंदरगाह है, ये इस बंदरगाह के बनने के बाद जो लैटिन अमेरिका है वो कनेक्ट हो गया है बराह रास्त चाइना के साथ थ्रू पैसिफिक। लैटिन अमेरिका, पेरू और पैसिफिक और चाइना, और ये चाइना की इन्वेस्टमेंट है। और चाइना जो है, अगर आप चले जाएं 1863 में, तो उस वक्त जो जेम्स मोनरो का डॉक्ट्रिन था कि जिसमें जब फड्डा पड़ा हुआ था यूरोप का और अमेरिका का, यहाँ पे स्टेट्स खड़ी हो गई थी और आज़ादी ले रही थी बरतानिया से, तो मोनरो डॉक्ट्रिन जो था वो ये था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें कोई यूरोपियन पावर नहीं आएगी, वो अमेरिका की है, वो पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, मोनरो डॉक्ट्रिन। और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो खैर है, वहां पे यूरोप ने करना है कॉलोनीज वॉलोनीज, यहाँ पर भी यूरोप की कॉलोनीज वगैरह हैं, अगर तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये मोनो डॉक्ट्रिन था। अब जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने एक गोली चलाए बगैर मोनरो डॉक्ट्रिन को उड़ा दिया,
लैटिन अमेरिका में, और ये ध्यान में रखें, लैटिन अमेरिका वो क्यूबन क्राइसिस खड़ा हुआ था। लैटिन अमेरिका में अगर वो बंदरगाह जो सबसे बड़ी उनकी पोर्ट वहां बनती है और उससे डायरेक्ट पैसिफिक के थ्रू चाइना कनेक्ट होता है, तो ये मॉनरो डॉक्ट्रिन तो किया। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह समझ लें। यानी आप ये मुझे बताएं ना कि अमेरिका की प्रेजेंस आप पैसिफिक में देखें तो क्या है, फिलीपीन, मतलब है कि कोरिया उधर भी है, उधर भी, मतलब। लेकिन आप जरा चाइना की प्रेजेंस इनके इनके आप देखें ना कि इनके अमेरिका के साथ जो आसपास जो चाइना की जो प्रेजेंस है वो कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लैटिन अमेरिका जो है, जिसमें चिली है, जिसमें और बहुत सारे मुल्क हैं उसमें, तो उनको, उन मुल्कों को तो मेक्सिको, और जिनको बुरा भला कह के अर्जेंटीना, इन मुल्कों को तो काफी बुरा भला कहते रहे ना, और आने वाले दिनों में और ट्रंप, तो ट्रंप अगर इनको एक तरफ करते हैं और एक तरफ इनको कहते हैं कि जी भाई ऐसा है कि हम आपके ऊपर इमिग्रेंट्स के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और ये और वो सारा, तो उसके नतीजे में ये मुल्क जो है यहाँ पर चाइना का असर और बढ़ेगा। अच्छा, मैं इससे आपको सिर्फ एक और बात बताऊं, मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा इसकी डिटेल नहीं आपसे सिर्फ कहना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि दुनिया में हर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर होते हैं, डॉलर्स में होते हैं ज्यादा मुल्कों के। जैसे हम कहते हैं जी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इतने बिलियन हो गए, इतने बिलियन है, उसके इतने बिलियन है। सबसे ज्यादा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं डॉलर्स में पूरी दुनिया में, वो चाइना के हैं। डॉलर्स में वो चाइना के हैं। उसमें मैं अभी युआन कॉल काउंट नहीं कर रहा, मैं दरम भी काउंट नहीं कर रहा। हो सकता है उनके पास जो है हर मुल्क की करेंसीज में उनके पास हो ज़र मुबादला के ज़खायर, लेकिन जो डॉलर्स में है वो 3.261 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। 3.261 ट्रिलियन डॉलर्स। ये डॉलर्स जो हैं, ये मैंने कहा ना कि मैं बस यहाँ पे एक जुमला कहकर रुक जाता हूँ। ये जो डॉलर्स हैं, चाइना ने जो डॉलर्स खरीदे हुए हैं 1990 और फिर 91 और 93, और उन्होंने फिर अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया था, वो डीवैल्यू किया था, उसको छोड़ें, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा। चाइना के पास सबसे ज्यादा अमेरिकन डॉलर है। चाइना ने वो डॉलर कहाँ रखा हुआ है? चाइना ने वो डॉलर आपके ख्याल से अपने बैंकों में रखा होगा? ये डिस्क्लोज कभी चाइना ने भी नहीं किया, और ये, लेकिन उसने ये डॉलर जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में रखा हुआ है। इसने अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं कि कुछ खरीदे, डॉलर है ना सारा। और अगर उसने, चाइना ने ये डॉलर्स अमेरिका से जो खरीदता रहा, चाइना खरीदता रहा पूरे 90 की तिहाई में, और 2000, ये कि 2011-12 में जाके अमेरिका को याद आया कि वो हमारा तो डॉलर सारा चाइना खरीद गया। ये डॉलर सारा जो चाइना ने खरीदा है, अगर ये बाहर के बैंकों में रखा है, बाहर के बैंकों में, तो अगर इस पे जो मैंने काउंट किया, अगर 4% सूद है, तो हर साल चीन को बैठे बिठाए 130.44 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट मिलता है उन पैसों पे। 130 बिलियन बैठे बिठाए, ये उनको अमेरिका देता है। आप यूं समझ लें, वेस्टर्न मुल्क देते हैं जहां पे रखा हुआ है अमेरिका, ये चाइना ने डॉलर खरीद के। और अगर 5% इंटरेस्ट पे चाइना ने किसी बैंक में रखा है, सादा इकोनॉमी है, इसको जाहिर पे डिबेट भी हो सकती है, अगर 5% पे रखा है तो 163 बिलियन डॉलर से इंटरेस्ट मिलता है उनको। 3.261 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, डॉलर्स। अब मैंने आपसे कहा ना दरम्स को, इनको जो, तो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको समझना बड़ा, ये पाबंदियां, टैरिफ, आगे पीछे ये छोड़ दें। चाइना ने डॉलर खरीद के रखे हुए हैं सबसे ज्यादा, और जिन बैंकों में रखे हुए वहां से इंटरेस्ट ले रहा है चाइना खामोशी के साथ, और इतने बिलियन डॉलर है और इतने ट्रिलियन। एनीवे, अब आप आ जाएं कि ये मोनो डॉक्ट्रिन तोड़ गया। अच्छा, G20 समिट में जाहिर है कि मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया कि भाई ये चाइना हॉक्स को तो ला रहे हो, लेकिन ये ध्यान में रखना भाई कि ये चाइना हॉक्स जो है ये रेड लाइंस क्रॉस ना करें। दूसरी जो बात पेश आई, वो सामने आई हमारे, वो ये सामने आई हमारे कि जो रशिया है, उन्होंने आज अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उन्होंने चेंज किया है, और उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारा इसलिए चेंज हो गया है कि इससे पहले तो ये था कि कोई न्यूक्लियर अटैक अगर होगा तो हम पहले करेंगे फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देंगे। लेकिन आज जो उन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया है वो ये है कि अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर हमला करे जो कि नॉन न्यूक्लियर हो, जो कि न्यूक्लियर पावर ना हो,
लेकिन उसकी सपोर्ट कोई ऐसा मुल्क कर रहा हो जो कि न्यूक्लियर पावर हो, तो हम उसको भी अपने मुल्क पे न्यूक्लियर अटैक समझेंगे और हम जवाब में न्यूक्लियर अटैक ही करेंगे। और उस मुल्क पे कर सकते हैं जो मुल्क जो है उसके पीछे कोई दूसरा न्यूक्लियर मुल्क उसका साथी है। अच्छा, अब ये जो अमेरिका का अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बड़ी खतरनाक बात है। और ये ACMS जो मिसाइल्स थे, अटैक एम्स जिनको कहा जाता है मुख्तसर तौर पे, तो अटैक एम्स के जब से ग्रीन लाइट दी है प्रेसिडेंट बाइडेन ने 24 घंटे पहले कि जी यूक्रेन इसको यूज कर सकता है, उसके फौरन बाद जो है ये वाकया पेश आया है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री किसी न्यूक्लियर कंट्री की हमायत के साथ हम पे अटैक करे तो इसको हम दोनों मुल्कों का कंबाइंड न्यूक्लियर अटैक समझेंगे। ये डॉक्ट्रिन चेंज हुआ है। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरी बात हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ये ब्रांस्क का जो इलाका है वहां पर आज जो है वो अटैक जो किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और जो मलबा गिरा है वो मलबा जो है वो अमेरिकन मिसाइल्स का मलबा है। हमने उसको नाकाम बनाया है, लेकिन ये वो मिसाइल हैं जिनको यूज करने की इजाजत अमेरिका ने दी थी और यूक्रेन ने उसको यूज किया है, और साथ ही जो है वो उन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी चेंज कर दी है। अच्छा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आज उन्होंने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब किया और उन्होंने जर्मन चांसलर पर बड़ी शदीद तनकीद की और बाकी मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पुतिन ने जो बात की है, क्या उस पर पुतिन अमल दरामद करेंगे या रुकेंगे? मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि जो पूरा यूरोप है इस वक्त, और ब्रिटेन भी उसका हिस्सा है, और बाकी वो तमाम ममालिक इस वक्त ये यूक्रेन की जंग का खात्मा चाहते हैं। ये यूक्रेन की जंग का खात्मा चाहते हैं, चाहे वो चाइना के पीस प्लान के थ्रू ना ही हो तो वो हंगरी के पीस प्लान के थ्रू हो जाए, वो टर्की के पीस प्लान, टर्की ने भी तो पीस प्लान पेश किया है ना, जो बड़ी हद तक चाइना के पीस प्लान के साथ मुताबिक रखता है। उसको ऑफिशियली उन्होंने भी नहीं पेश किया, लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट उर्दुगन उस जंग का खात्मा कर सकते हैं और चाहते हैं। नेटो में भी हैं वो, और वो जाहिर है कि टर्की का अपना रोल है। लेकिन यह है कि अगर वो यूरोप में, तो फिर हंगरी का पीस प्लान भी है, हंगरी को कह सकते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन, जर्मन चांसलर, अब ये सारे पुतिन से तो नहीं बात कर रहे, ज़ाहिर है जर्मन चांसलर ने तो की है, लेकिन मैक्रोन तो, लेकिन चाइना से तो सबने मुलाकात की है, चाहे शी जिनपिंग से तो सबकी मीटिंग हुई है। अभी तक कोई इतला नहीं आई प्राइम मिनिस्टर मोदी की और शी जिनपिंग की मुलाकात की, अभी तक कोई इतला नहीं है। हो सकता है मुलाकात हो जाए और उसकी इतला हमारे पास आ जाए, कल फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यह है कि अभी तक मेरे पास इतला नहीं आई। अच्छा, तो ये वो मुलाकात अगर होती है तो वो भी बड़ी अहम होगी कि शी जिनपिंग और चाइना और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान क्या मुलाकात होती है, और आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है, यानी चाइना और इंडिया के दरमियान जो डी एक्सकलेशन हुई है, इस डी एक्सकलेशन को ट्रंप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप के टीम में तो हैं चाइना हॉक्स, तो चाइना हॉक्स को इतनी मोहब्बत तो नहीं है इंडिया के साथ, वो तो भाई स्ट्रेटेजिक मामला है ना, फ्री लंच तो कोई भी नहीं है। तो वो क्या दोबारा चाइना को इंडिया को खड़ा करेंगे चाइना के अगेंस्ट? और क्या वो दोबारा ही कहेंगे कि अच्छा हम टैरिफ्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? मैं आपको ये बात बताऊं जो मैं हमेशा कहता हूं ना, कि ये मुझे कभी क्वाड और अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो इसलिए कि आपको याद होगा वो जो ट्रंप दौर में जब कोविड फैला था, तो वो बात हमेशा मेरे ज़हन में आ जाती है, पता नहीं कि उधर वैक्सीन की बात हुई थी, वैक्सीन डिप्लोमेसी। और वैक्सीन डिप्लोमेसी में उन्होंने इंडिया से कहा था कि आप वैक्सीन तैयार करें, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंडिया की जो मेडिसिन है, इंडिया की मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, इंडिया में बहुत अच्छी मेडिसिन तैयार होती है। बल्कि कई जो मुल्क हैं वहां पर मैं मुख्तलिफ फार्मेसीज में गया, पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर,
तो वहां पर वो एक तो होता है ना कि वो जो ब्रांड्स हैं वेस्टर्न ब्रांड तो आपको बड़ा मुतासिर करती हैं, लेकिन उसके साथ ही पैरेलल जो एक बड़ी अच्छी मेडिसिन आपको मिलती है, वो कहते हैं कि जी इंडिया की मेडिसिन है और उसमें हर्बल भी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की, तो उनकी उनकी बड़ी अच्छी मेडिसिन। तो उन्होंने कहा जी आप तैयार करें, यहाँ पे वैक्सीन तैयार करें। इंडिया ने तैयार कर ली। उसके बाद इंडिया की जो वैक्सीन थी मतलब एस्ट्राजेनेका थी क्या थी, उसको अप्रूवल ही नहीं मिला पूरी दुनिया में। तो ये एक अजीब तरह का इत्तेहाद हुआ और ये ट्रम्प दौर में ही हुआ था। ट्रम्प दौर में ही हुआ था ये कोविड ना। जी डॉक्टर तो साहब। अब मसला ये कि ये बड़ा एक ट्रिक। अच्छा उस वक्त तो खैर उन्होंने यूरोप से भी बंद कर दिया था सारा, वो तो एक क्योस फैल गया था दुनिया में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब देखिए ना आने वाले दिनों के अंदर इंडिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो अब वो दलाई लामा का क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा दलाई लामा का? और दलाई लामा प्रोजेक्ट था ना एक जी प्रोजेक्ट दलाई लामा सीआई का, जी उसको क्या करना है 2024 में क्या करना है उस 1956 या 52 या पता नहीं 57 के दलाई लामा प्रोजेक्ट का या 62 के। तो ये वो इशू बड़ा हुआ है। फिर दूसरा इशू है कि क्या इंडिया करेगा ये सारा अब करेगा इस सूरत हाल में, और क्या इंडिया वहां तक जाएगा जहां तक कोई भी मुल्क नहीं जा रहा। कोई भी मुल्क नहीं जा रहा पूरे पैसिफिक में। मतलब फिलीपीन भी एक हद तक जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर बाकी चाइना के साथ अगेंस्ट कोई भी नहीं जा रहा है इस वक्त। यूरोप भी खुल रहा है। तो अमेरिका जो है वो ये तो कह रहे हैं चाइना हॉक्स, लेकिन वो चाइना हॉक्स जो है फिर वो प्रेशर किस पे आएगा वो चाइना हॉक्स का प्रेशर? मतलब देखिए पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर आएगा कि आप चाइना से अलग हो जाएं? सवाल ही पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं आज ये एक साउथ चाइना जी डॉक्टर साहब, मॉर्निंग ब्रेक के बाद पोस्ट। डिस्कस कर लेते हैं। जी आप ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ जी। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात मुमकिन है? मुज़ाकरात तो हो रहे हैं जी, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, सब बातचीत चल रही है। और ये डिपेंड करता है कि कामयाब इनकी कामयाबी होती है नहीं होती। और ज़ाहिर है इंतशार जो है वो तो जहर कातिल है मुल्क के लिए, और उसमें तो फिर सारा ही मुल्क रुक जाता है और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई बातचीत, कोई आगे मामला हो नहीं सकते। तो मुज़ाकरात तो मुमकिन है बिल्कुल। दोनों अपनी तरफ से मेरा ख्याल से पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों फ्रीक हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो लचक है ना, जी लचक या जिसको कहे जो भी थोड़ा सा लचक दिखाएगा वो इस वक्त मुल्क की खिदमत वो करेगा, जो अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हटेगा, अपनी ईगोज को साइड पे रख के और पीछे हटेगा, वो इस वक्त मुल्क की खिदमत करेगा। जो इस वक्त अपनी ईगोज में फंसा रहेगा ना, वो वक्ती तौर पे शायद उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन वो मुल्क का नुकसान होगा। तो इसमें और ऐसे फैक्टर्स भी होंगे इसमें जो ताने दे रहे होंगे, देखें जी ये कर दिया, देखें जी उसने यूं टर्न ले लिया। नहीं, कुछ नहीं। अगर थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, और वो बात जो देखें, कुछ बातें तो बड़ी मुनासिब है ना कि लोग मुकदमात में फंसे हुए हैं, लोगों के केसेस कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे, एक कोर्ट है, कोई दूसरी अदालत है, कोई चौथी अदालत है, कोई। अब खान साहब के जरा मुतालबात तो देखें ना, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, और उसके नतीजे में अगर स्टेबिलिटी आ जाती है आगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक ग्राउंड वर्क हो चुका है। मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक ग्राउंड वर्क हो चुका है। ये बात जब सामने आती है ना, तो उससे पहले एक उसकी बेस बन चुकी है। ऐसा नहीं कि खान साहब ने कहा कि अचानक, खान साहब से लोग आपके ख्याल से जेल में नहीं राब्ते हुए होंगे खान साहब से बराह रास्त? मतलब खान साहब से ये मिले होंगे, ये जो कोरियोग्राफी होती है सामने जो में नजर आते हैं मनाजिर कि जी वो गए और वो मिले और फौरन वापस आए और उसमें बैठ गए, उससे पहले खान साहब से बात हुई होगी डिटेल। खान साहब के कंसर्न्स हैं वो। अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन को आप जो है वो देखें कि उससे पहले और उसके बाद के क्या वाकयात पेश आए थे, तो सबकी बात में बहुत वजन है। वो जो बात कर रहे हैं उनकी, और उसमें कोई ऐसी ऐसी बात भी नहीं जो मुल्क के खिलाफ जा रही है। बजाय से कि हम हर रोज एक बाहर से खत लिखवा रहे हैं, वो 5 कांग्रेसमैन कह रहे हैं तो 6 कांग्रेस, अब तो उनकी बात भी नहीं रही। अब तो हमारा एक बड़ा ब्रादर मुल्क ये चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात हों, और हमारा एक बड़ा ब्रादर अरब मुल्क और एक बड़ा ब्रादर नॉन अरब मुल्क ये चाह रहा है। ये मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, खामोशी से, कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और ये डायलॉग आगे बढ़े बड़े सियासी कुव्वतों के दरमियान, ताकि मामला जो है वो किसी बेहतरी की तरफ जाएं। तो जब, और उसमें स्पॉयलर्स हमेशा होते हैं, लेकिन वो स्पॉयलर जो है वो तो आप छोड़ देना। नवाज शरीफ साहब के वो दाएं हाथ पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा नवाज शरीफ, मैंने पूछा उनके मियां साहब के एक दोस्त से, मैंने कहा इनको पता है कि इनके बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, ये इनके
मुशर्रफ साहब से क्या बातें करते थे ये लोग, कहते हैं और सब छोड़ देना, वो माजी की बात है, अब तो ये मियां साहब इनको बहुत पसंद करते हैं, तो ये तो तरीके इसमें मुस्लिम लीग नवाज में वापस भी आ गए हैं और तो एमएनए भी बन गए, पता नहीं। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्पॉयलर्स को साइड पे रख के जो संजीदा है हमारे मुल्क में शख्सियात, वो इसको देखें। अगर ये मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात क्या होनी है, बातचीत ही होनी है ना आपस में, मतलब है कि भाई ये चीज ठीक हो गई है, ये चीज गलत हुई है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, खत्म, आगे आगे बढ़ो यार, मुल्क को आगे लेके चलो, आगे लेके चलो। ये कौन सा ईगोस का इशू है? तो मैं तो इसको कोई मुज़ाकरात भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि गिले शिकवे दूर होना, गिले शिकवे दूर होते हैं ना, बस वो गिले शिकवे दूर हो जाए तो मुल्क आगे चल पड़ेगा, खत्म बात हो गई। तो वो जो है ये, और इशू देखें आपकी भाटको टेररिज्म दोबारा जाग रहा है, और आपके मईशत के इश्यूज, इन्वेस्टमेंट्स आनी है बाहर से, तो मैं इसको एक बहुत मुस्बत, और मैं दुआ करता हूँ कि ये बात आगे बढ़े और मुल्क के जो बुनियादी इश्यूज हैं वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करें हम सारे। और उसमें ज़ाहिर है इस अरेंजमेंट में तो सभी फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून के जो बड़े अच्छे संजीदा लोग हैं वो उसमें आ जाएं, पीपल्स पार्टी के लोग, खुर्शीद शाह साहब हैं उसमें, शहरी रहमान है उसमें, हया सादिक है, मैं तो नाम लेता रहा हूँ बहुत से लोगों के, और भी बहुत से लोग हैं, तो वो सारे इसमें आए, और इसमें रजा रब्बानी साहब आ जाएं, बाकी लोग आ जाएं, एनीवे तो देखते हैं कि कौन से लोग सामने आते हैं, और जाहिर एस्टेब्लिशमेंट तो होगी दरमियान में, वो दरमियान में क्या वही होगी, तो वो हो, और फिर बाहर के भी ज़ाहिर इसमें मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए और ये डायलॉग आगे बढ़े। अच्छा, अब इसमें जो है बात तो ये हो गई कि ये तो कह दिया ना उन्होंने, कि उन्होंने डॉक्टरिन साइन भी कर दिया और ये भी कह दिया कि यूक्रेन ने हमला किया। अब क्या रशिया जवाब देगा इस वक्त? आई डाउट। देखिए एस्टोनिया जो है, एस्टोनिया की तो के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो क़यादत है जबरदस्त, उन्होंने यूरोपीय यूनियन में आज ये बात की है कि भाई अगर पीस प्रोसेस आगे बढ़ता है ट्रम्प दौर में और ये जंग खत्म होती है, तो एस्टोनिया जो है वो अपने पीस कीपर्स को वहां भेजेगा। तो मुल्क इस वक्त पीस की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त ये दरमियान में ये जो बाइडेन साहब ने जाते जाते एक शोशा छोड़ा है कि जी आप ठीक है, जो मैं बड़ा बहुत काम मैंने दिखा दिया, और वो G20 के अंदर तस्वीर में ही नहीं है वो मौसूफ। अब मसला ये है कि वो जाते जाते वो, और उधर से उधर प्यूटिन साहब ने जवाब दिया। प्यूटिन को आप क्या समझ रहे हैं? प्यूटिन इस वक्त जो है वो एक बड़ी पावर है प्यूटिन, और प्यूटिन नॉर्थ कोरिया वहां मौजूद है और चाइना साथ उनके खड़ा है, और चाइना वो है जो वहां पे जब G20 का एलामिया आया तो उसमें कंडेमनेशन नहीं हुई, उस एलामिया के अंदर क्रैक्स आ गए, लड़ाई आपस में पड़ा है एलामिया पे एक बार फिर। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, G20 समिट जो है उसमें नहीं हुआ था ये तय कि भाई हमने रशिया की कंडेमनेशन करनी है कि नहीं करनी। कई मुल्कों ने कहा था नहीं, क्योंकि वो दरमियान में रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे बताया ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क, वो कैसे एक मुल्क को कंडेम कर सकते हैं? वो तो कोशिश उनका, आगे आपको जरूरत पड़ेगी, आगे आपको जरूरत उन मुल्कों की पड़ेगी, क्योंकि वो पीस उनके जो पीस की तरफ जब जाएंगे तो वो मुल्क जो है, अगर वो रशिया को कंडेम नहीं करते, अगर वो जंग बंदी की, अमन की बात करते हैं, तो वो मुल्क जो है वो, उनको पता नहीं अमेरिका क्यों ले लेता है अपने खिलाफ, तो खिलाफ नहीं होते, वो मुल्क दरमियान में रोल प्ले कर रहे होते हैं। एनीवे अब उसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तो क्या प्यूटिन जो है वो प्यूटिन ने अपनी न्यूक्लियर वो चेंज कर लिया। प्यूटिन को अंडरएस्टिमेट नहीं लेना चाहिए। प्यूटिन ये बात तो कर रहे थे 2007 में 8 में कि भाई आप ना ही नेटो को लेकर आओ, ये G7 G8 था, रशिया इसका हिस्सा था, लेकिन फिर ये हुआ कि वो जॉर्जिया का मामला खड़ा हो गया, वो फिर नेटो का आ गया, फिर यूक्रेन का हो गया ये। तो अभी तो फ्रीज द बॉर्डर्स की बात हो सकती है, और ये वो मॉडल है जो पहले चाइना ने रखा था कि जो जहां पे है वहीं पे रहे। उसमें बफर जोन के ऊपर टर्की कह रहा है कि बफर जोन हो और वहां पीस कीपर्स आ जाएं, उस पर शायद मेरा ख्याल है कि रशिया आमादा ना हो कि पीस कीपर्स कहां से आ जाएं और किस जमीन पे आ जाएं, कौन सी जमीन है जहां पे आ जाएं वो, मतलब कौन सा दोनबास का इलाका है या कहाँ पे वो पीस कीपर्स आ जाएं, और पीस कीपर यूरोपियन आ जाएं और पीस कीपर नेटो के आ जाएं। मतलब वहां तो ऐसा सिलसिला नहीं है ना जो सिलसिला ये गजा के हवाले से पीस प्लान आ रहा था, तो उसमें कि जी मुस्लिम ममालिक के, तो वहां पर कौन से मुल्कों के आ जाएंगे पीस कीपर? चाइना के आएंगे? कहाँ, कौन से पीस कीपर्स होंगे जो वहां पर आएंगे? या अरब मुल्कों के आएंगे बीच में? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो पीस कीपर्स पे तो शायद ना माने, लेकिन ये पीस एग्रीमेंट की तरफ जो है वो, जो जर्मन चांसलर की बात होना, फिर उसके अलावा प्यूटिन से, फिर हंगरी के, फिर उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की शी जिनपिंग से मुलाकात होना, जर्मन चांसलर की शी जिनपिंग से मुलाकात होना, और अलामिया जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि ग्रेजुअली यूक्रेन की जो एड है वो कम हो रही है। ये इन्होंने इजाजत दे दी है, रशिया ने कह भी दी है
उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन चेंज भी कर लिया, उस पर अभी तक अभी अमेरिका का रिस्पांस आया नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा या किसी मुल्क पे भी करेगा, टैक्टिकल वेपन भी चाहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन को वैसे ही मोहब्बत करता है। मैं आपको बताऊं, रशिया यूक्रेन से वैसी मोहब्बत करता है जैसे चाइना ताइवान से मोहब्बत करता है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, ठीक। रशिया यूक्रेन को अपना हिस्सा समझता है। तो जब कोई किसी मुल्क को अपना हिस्सा समझते हैं ना, तो एक तो बात ये है कि चाइना की ताइवान की जंग होगी। एक ये भी है कॉन्सेप्ट कि शायद चाइना को वो जैसे हांगकांग को ले लिया ना उसने, हांगकांग को वापस ले लिया, तो 100 साल लगे उनको लेने में, वो वापस तो कॉलोनी, वो तो आके जो आए थे वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स वो ले गए थे मकाओ को और हांगकांग को, तो इतना अरसा इंतजार किया ना चाइना ने, और फिर उसके बाद उन्होंने हांगकांग को ले लिया प्यार मोहब्बत से वापस। ठीक है ना, कोई जंग तो नहीं हुई। जी। तो इसी तरह से वो प्यार मोहब्बत से ताइवान को ले ले वापस। इसी तरह से रशिया भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है, लेकिन रशिया में तो यहाँ तो लड़ाई हो गई बाकायदा। लेकिन रशिया ये नहीं कि रशिया बिल्कुल चाहेगा कि वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन कहता है हमारा हिस्सा है ये। तो ये भी है कि वो हो सकता है कि कोई ऐसा सेटलमेंट हो दरमियान में जो जिसके ऊपर यकीनन नेटो नहीं चाहेगा कि बहुत एक्सपेंड हो, खासतौर पर ट्रम्प के आने के बाद तो बिल्कुल ही अब एक वहां पे बहुत पहुंचा। और जैसे मैंने कल भी बात की थी कि मेरी अपनी जाती पता नहीं क्यों एक ये जितने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं ना सारे, मुझे पता नहीं ये आपस में कैसे जलन होंगे। मतलब इनमें से हर शख्सी वो है, हर शख्सी तोप है, हर शख्सी तोप है, हर शख्स अपना वर्ल्ड व्यू है। कोई सदारती उम्मीदवार था, कोई ये था, कोई फलां था, कोई वो सभी इतने बड़े बड़े हैं कि उनमें के टर्म छोटे लगने लग गए अब ऑनेस्टली। वो इतने ह्यूज, इतने बड़े बड़े अपना वर्ल्ड व्यू लेकर आ गए ना सारे। सेक्रेटरी स्टेट का ये वर्ल्ड व्यू है, वो सेक्रेटरी डिफेंस यूं दुनिया को देखता है, वो यूं देखता है। तो ट्रम्प जो है ना, जेडी वेंस यूं देखते हैं, वो जेडी वेंस ज़ाहिर है एम्बिशियस है, अगला सदर उन्होंने बनना है, ट्रम्प ने तो नहीं बनना। तो जेडी वेंस अपनी वो चाहेंगे कि इस टर्म में एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो अपनी पोजीशन ऐसी करें कि अगली बार वो सदर हो, तो ट्रम्प की तो 2 टर्म पूरी हो जाएंगी। तो वो अपना वर्ल्ड व्यू लेकर था। तो ट्रम्प कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं बीच में कि वो एक उनका दामाद भी है, फिर उनका बेटा भी आ गया है। बेटा उनका वैसे ज्यादा फाल होगा दामाद से, जो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर होंगे, वो भी बेटा भी है, दामाद भी है, वो उसको वो ले आया, उसको वो ले आया, उसको इलॉन मस्क ले आया, ये सारे लोग ऊपर से लेकर आ गए। और दरमियान में उनके जो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बड़े खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि एक मिनट, ये इलॉन मस्क साथ तो गए हैं, लेकिन ये है कि ये हमारा जो बुनियादी नजरिया है ट्रम्प के साथ, रवायत पसंदी और सारा, उसके साथ तो ये मैच नहीं करते इलॉन मस्क। तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई किस्म की जो टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर भी अभी रोलर पे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें अपने मसाइल देखने हैं, हमने अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है जल्द से जल्द। और हमने देखना है कि आने वाली दुनिया में इससे कतई नजर के कौन से मुल्क में कहाँ तब्दीलियां आ रही हैं, क्या हो रहा है, असर उनका बिलाशुबा पड़ेगा। लेकिन यह है कि हमने आगे बढ़ना है और ये अपने दाखिली मैन मेड क्राइसिस को हमने खत्म करना है, और इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ